So good morning students. Today we are going to start the second chapter of class 11 chemistry, that is structure of atom. Now this chapter structure of atom you have already read in class 9, but the main reason why you are reading again this chapter in class 11th is that in class 9th whatever you have read that was not in detail, that was somehow in brief. So जितने भी डिटेल्स है, जितने भी टॉपिक वहाँ पे क्लास 9th में आपके डिस्कस किए गए थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में, वो थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन थे, आपको पूरा डिटेल में नहीं बताया गया था. लेकिन क्लास 11th में द चैप्टर विच वी आर गोइंग नाउ टू स्टडी, हियर यू विल सी द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैंने कैथोड रेज के बारे में लिखा था, तो क्लास 9th में कैथोड रेज का जो एक्सप्लेनेशन था सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में दिया गया था कि द रेज इमर्जिंग फ्रॉम एनोड और द रेज इमर्जिंग फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड दैट आर डिफाइंड एज कैथोड. बट यहाँ पे क्या है, कैथोड रेज को हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट जिन्होंने इस फील्ड में काम करना स्टार्ट किया या जिनका वर्क हाईलाइटेड हुआ, दैट वाज जॉन डाल्टन. एंड व्हाई जॉन डाल्टन बिकेम फेमस, बिकॉज he given some postulates, means whatever he observed, on the basis of his observation, on the basis of his studies, he given some postulates or he given some theories for which were famously known as John Dalton postulates. In that he said that जो famous postulate है उनमें that each and every object or each and every matter is made up of small particles called atoms. कोई भी मैटर है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है जिसको हम एटम कहते हैं. सिमिलरली उन्होंने क्या कहा था कि एटम सबसे छोटा पार्ट होता है, उसको फर्दर डिस्ट्रॉय या फिर उसको फर्दर डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता. लेकिन फिर बाद में जितने भी थ्योरीज आई ये बाद में प्रूव हुआ कि इनफैक्ट एटम इज मेड अप ऑफ सम अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई, वैसे वैसे एटम का जो स्ट्रक्चर है और क्लियर होते गया. फॉर एग्जांपल जॉन डाल्टन ने जो थ्योरी दिया था या जॉन डाल्टन के जो पोस्टुलेट थे, पूरे तो नहीं सही लेकिन कुछ सही हुए, ना तो पूरे गलत थे ना तो पूरे सही थे. तो जॉन डाल्टन के जो थ्योरी थे वो किसने गलत प्रूव किया? थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, जो थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था. फिर थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था या फिर जो थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था उसको फर्दर रॉन्ग किसने प्रूव किया? जब रदरफोर्ड ने अपना गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था. ठीक है, तो फर्दर इस सीरीज में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होते गई वैसे वैसे क्या हुआ कि एटम का जो स्ट्रक्चर है बहुत क्लियर होते गया. बात करते हैं अगर थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल का, तो थॉमसन ने जो अपना मॉडल दिया था उन्होंने क्या किया था, मींस इनफैक्ट दैट इज आल्सो कॉल्ड एज वाटरमेलन मॉडल. ठीक है, सो ही एज्यूम दैट जिस तरीके से एक वाटरमेलन के जो सीड्स होते हैं, ठीक है, तो ही एज्यूम दो सीड्स एज टू बी नेगेटिव चार्ज and the whole red part of that melon to be positive charge, means the negative charges are embedded in the sea of positive charge. That was the theory given by Thomson plum pudding model. However जितने भी एक्सपेरिमेंट थे उनको वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया. मीन्स फर्दर इनके बाद जितने भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुए थे, जे थॉमसन के बाद जितने भी फर्दर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुए, उनका जो मॉडल था उसको सपोर्ट नहीं कर पाया. दैट्स व्हाई हिज थ्योरी वाज रिजेक्टेड. After that, the famous Rutherford gold foil experiment. रदरफोर्ड का जो फेमस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट है, तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल पे, मींस काफी पतला गोल्ड फॉयल लिया, उस पे अल्फा पार्टिकल उन्होंने क्या किया, बम्बार्ड कराया था. तो मेन डेवलपमेंट अगर बात करें एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में, एटम किस चीज से फर्दर, मींस क्या एटम को हम फर्दर तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते हैं, तो मेन डेवलपमेंट यहाँ से शुरू होता है उनके गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट. इनफैक्ट दैट इज अ वेरी बिग एक्सपेरिमेंट जहाँ पे क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उनका, क्या क्या गोल्ड फॉयल ही क्यों यूज किया, व्हाई ही यूज्ड अल्फा पार्टिकल, अगेन व्हाट वर द ऑब्जर्वेशंस मेड, व्हाट वर द कंक्लूजन ड्रॉन. सो वी विल स्टडी इन डिटेल इन दिस चैप्टर. आफ्टर दैट बोर्स मॉडल विल केम. सो बोर्स ने जो अपना थ्योरी दिया था, नील बोर्स ने जो अपना थ्योरी दिया था, उन्होंने क्या बोला कि the electrons, means atom is made up of subatomic particles called electron, proton and neutron. तो बोर्स की जो थ्योरी थी, उन्होंने क्या बोला कि जो the electrons which are present inside the atom, they used to revolve around the nucleus in circular orbits. हाँ, लेकिन बोर्स का जो थ्योरी था ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि why they used to revolve. इनफैक्ट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया. फॉर एग्जांपल ड्रॉबैक था कि अगर इफ
electrons are continuously revolving in circular orbit, then obviously they are going to radiate energy, and once they are start radiating energy, then obviously एक ऐसा समय आएगा जब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जीरो हो जाएगा, एंड फाइनली इट विल कोलैप्स विद द न्यूक्लियस. ठीक है, तो that was the disadvantages, or I should say the point which were not explained by the Bohr's model. After that Sommerfeld theory थे, इनका जो थ्योरी मीन्स जनरली इनका जो वर्क था उतना कोई स्पेशल वर्क नहीं था, फिर भी सोमरफेल्ड थ्योरी का जो इन्होंने अपना एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जो थ्योरी दी थी, वो सिंपली सेड दैट इंस्टेड ऑफ, जैसे बोर मॉडल में कहा गया कि सर्कुलर ऑर्बिट होता है, इन प्लेस ऑफ योर सोमरफेल्ड ही टुक इट टू बी इलेप्टिकल ऑर्बिट. आफ्टर दैट फाइनली जो प्रेजेंट में हम लोग जिस मॉडल पे स्टडी करते हैं, जो मॉडल आज फॉलो होता है प्रेजेंट टाइम में, दैट इज क्वांटम मॉडल. ठीक है, तो वन बाय वन वी विल स्टडी ऑल दिस टॉपिक्स इन डिटेल. सो द वेरी फर्स्ट मीन्स जो चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है, दैट इज regarding your cathode rays, what are cathode rays and how it led to the discovery of electron. ठीक है, so as the name indicate cathode rays. ठीक है, तो cathode rays का मतलब क्या हुआ, जो रे आपका cathode से निकलता है. इनफैक्ट cathode is the negative part and anode is the positive part. तो जो रे आपका cathode से निकलता है. अब फाइनली इस पे आएंगे कि कैसे cathode rays डेवलप हुआ. तो एक्चुअल में in 1859 one scientist was there, Julius Plucker. I have written here the name. In 1859 one scientist was there, Julius Plucker. So what he was doing is that he was doing experiment with a discharge tube. Discharge tube क्या होता है, ये जो आप सेटअप देख रहे हैं, पतला सा सिलेंड्रिकल ट्यूब, हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब देख रहे हैं, दैट इज मेड अप ऑफ हार्ड ग्लास. दैट इज मेड अप ऑफ हार्ड ग्लास. ठीक है, तो ये जो हार्ड ग्लास का बना हुआ सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है, दैट इज ओनली अ डिस्चार्ज ट्यूब. अब इसको डिस्चार्ज ट्यूब इन द सेंस इसका और क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है कि इसका एक पार्ट जो रहता है हम वैक्यूम पंप से कनेक्ट किए रहते हैं, सो दैट डिजायर्ड यहाँ पे जो आपका प्रेशर है, मीन्स यहाँ इनसाइड जो ट्यूब के इनसाइड प्रेशर, उसको कम किया जा सके या फिर बढ़ाया जा सके या फिर कम किया जा सके अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट. मोर ओवर दैट दोज टू एंड, जो दो एंड होते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के, वो दोनों बैटरी के टर्मिनल या जितने भी आप पोटेंशियल अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वन इज कनेक्टेड विद टू द कैथोड एंड अनदर इज एनोड हियर. ठीक है, तो जूलियस प्लकर वाज स्टडीइंग द बिहेवियर ऑफ गैसेस एट लो प्रेशर. मींस जूलियस प्लकर कर क्या रहे थे इस डिस्चार्ज ट्यूब के साथ, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे गैसेस की प्रॉपर्टी को देखने के लिए कि हाउ गैसेस आर बिहेविंग एट लो प्रेशर अंडर हाई वोल्टेज. मींस हाई वोल्टेज जब अप्लाई किया जाए और गैसेस मतलब इनसाइड प्रेशर काफी लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से काफी लो. दूसरी बात, यहाँ पे जो पोटेंशियल अप्लाइड किया गया था मींस बिटवीन द टर्मिनल्स एनोड और कैथोड के बीच में, दैट वाज वेरी हाई. द पोटेंशियल डिफरेंस वाज इन द रेंज ऑफ 10,000 वोल्ट. ठीक है, तो व्हाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट ही ऑब्जर्व द कैथोड, मींस ही ऑब्जर्व, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनको एक ग्रीन ग्लो इधर दिखा. मींस व्हाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट ही ऑब्जर्व्ड अ ग्रीन ग्लो. तो यहाँ तक उनका काम था. फिर फर्दर इस फील्ड में जो फर्दर जो यहाँ इस एक्सपेरिमेंट को आगे मूव किया, जे थॉमसन थे और उनके और अदर साइंटिस्ट भी थे साथ में. तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया, मींस व्हाट दे कंक्लूडेड और व्हाट दे ऑब्जर्व. मींस तो सबसे पहली बात, ये जो कैथोड रे का नाम कैथोड रे क्यों पड़ा, बिकॉज जब 10,000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया, मींस द पोटेंशियल अप्लाइड वाज वेरी हाई, मींस 10,000 वोल्ट. सेकेंडली, द गैस इनसाइड दिस ट्यूब, द गैस इनसाइड दिस डिस्चार्ज ट्यूब वाज एट वेरी लो प्रेशर. तो ऐसे कंडीशन में जब करंट पास किया गया, जब पोटेंशियल दिया गया, तो जो कैथोड था वहां से एक इनविजिबल रे दैट वाज जनरेटेड एंड दैट वाज मूविंग टुवर्ड्स द एनोड. ठीक है, तो the rays, since the ray was generated from cathode, that was the negative electrode, therefore it was also called as the cathode rays. ठीक है, now what is this ray made up of, ये रे है क्या या फिर इस रे का मींस क्या प्रॉपर्टीज थे, उसको फर्दर जे थॉमसन ने स्टडी किया, जो कि मैंने वहां पे लिखा हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज. ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी वाज, ये जो कैथोड रेज थे, सो द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी आई हैव रिटन देयर दैट they used to travel in straight lines and cast shadow. So what is the meaning of traveling in straight line? Obviously ये जो रेज जनरेट हुए थे या फिर ये जो रेज कैथोड से निकले थे, ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे.
इन बिटवीन जो भी अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जो फिगर ड्रॉ किया, अगर बीच में मैं कोई एक ओपैक ऑब्जेक्ट रख देता हूँ तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट गोइंग टू पास थ्रू दैट ओपेक ऑब्जेक्ट एंड विल कास्ट इट्स शैडो। कास्ट शैडो यानी कि उसका शैडो कहाँ पे मिल रहा था मेरे को, एनोड पे मिल रहा था, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट or the very first property of cathode ray was that it used to travel in a straight line and that also at a very higher speed and it casts shadow. Secondly, it produces green glow when strike the glass wall. जब ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था मीन्स डिस्चार्ज ट्यूब के साथ, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि इस कैथोड रे मीन्स जो कैथोड रेज यहाँ पे दिख रहे हैं, जब ये कैथोड रेज आपकी ग्लास के इस पार्ट से मीन्स डिस्चार्ज ट्यूब के जो आपका इलेक्ट्रोड के पीछे वाला पार्ट है मीन्स इससे टकराने के बाद जो अदर मीन्स ये जो साइड से जो रेज निकल जा रहे हैं मीन्स इससे तो टकरा रहे हैं दैट इज उतना तो टकरा ही रहे हैं, लेकिन जो साइड से आपके रेज निकल जा रहे थे वो जब ग्लास से टकरा रहे थे, डिस्चार्ज ट्यूब की ग्लास से टकरा रहे थे, तो वहां पे वो एक ग्रीन ग्लो जनरेट कर रहे थे। थर्ड वाज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब जब एक बार कैथोड रेज का मीन्स कैथोड रेज जब दिख गए तो साइंटिस्ट ने मीन्स जे थॉमसन ने देखा कि इनका कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे क्या वेरिएशन हो रहा है। इनफैक्ट जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो वहां पे क्या मोशन हो रहा है या वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है कि डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये जो प्रॉपर्टी है इससे पता चलता है कि जो कैथोड रेज हैं ये न्यूट्रल नहीं है, इनफैक्ट दे आर हैविंग चार्ज, दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है कि कैथोड रेज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब वहां पे अप्लाई किया जा रहा था तो वो डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे, उसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि कहीं ना कहीं जो आपके कैथोड रेज है वो चार्ज है, तभी वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। फोर्थ वाज दे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल व्हिच हैव मास एंड वेलोसिटी। तो ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ये कैसे पता लगाया कि ये जो कैथोड रे हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं, ठीक है। तो इनफैक्ट अगर ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये लाइट अगर वेव होता तो एट प्रेजेंट मींस देयर आर वेरियस मींस वेव नेचर एंड लाइट का दो नेचर होता है, जैसे वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैथोड रेज निकला इसका अगर फर्दर जो एक्सपेरिमेंट किया गया उससे पता चला कि दे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल। अब ये कैसे पता चला, इस रास्ते में जिस जहां से कैथोड आपका कैथोड रे मींस रे व्हिच इज कमिंग फ्रॉम कैथोड इन बिटवीन द पाथ एनोड और कैथोड के बीच में यहाँ पे एक छोटा सा मूविंग व्हील प्लेस कर दिया गया, ठीक है। एंड व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड इज दैट जैसे ही कैथोड रे उसपे से मूव कर रहा था या उस रास्ते से मूव कर रहा था तो जो छोटा सा व्हील था दैट स्टार्टेड स्पिनिंग, दैट शोज दैट वो इस व्हील तभी मूव करेगा ऑब्वियसली जब उसको कोई हिट करेगा। इनफैक्ट जो आपके यहाँ पे रेज निकल रहे थे, जो पार्टिकल्स निकल रहे थे वो उस व्हील को हिट कर रहे थे, जिसके कारण जो पार्टिकल से मिल करके कैथोड रेज बने इनडायरेक्टली दैट वाज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनडायरेक्टली दैट वाज इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से निकल रहा था दैट वाज हिटिंग दैट पर्टिकुलर व्हील ड्यू टू एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो आपका इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी था दैट वाज पास टू द wheel as a result of which it started spinning. That led to the that led to the conclusion that कि ये जो मीन्स जिससे भी ये पार्टिकल्स मिल करके बने हुए हैं, जो आपके कैथोड रेज जिस भी पार्टिकल से मिल करके बने हुए हैं वो क्या होता है उनमें मास भी होता है एज वेल एज दे हैव वेलोसिटी। फोर्थ इज दे प्रोड्यूस एक्स रेज। तो जब इस कैथोड रेज को जब इन कैथोड रेज को हम हैवी एलिमेंट्स मीन्स जब इन कैथोड रेज को हम हैवी एलिमेंट्स के ऊपर पास करा रहे थे तो वहां से एक नया रेडिएशन हमको देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो जब ये कैथोड रेज जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं आपके कैथोड से इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, इनको जब हम एक हैवी एलिमेंट जितने भी होते हैं उनके ऊपर जब हम इनको गिरा रहे थे या फिर उन इंटरेक्ट करा रहे थे तो वहां से थर्ड सेकेंड रेडिएशन निकल के आ रहा था जिसको हम आज फेमस मतलब दैट इज नोन एज योर एक्स-रे एंड दैट इज यूज्ड इन अ नंबर ऑफ मेडिकल एप्लीकेशंस। एंड द लास्ट वाज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये किस चीज के ऊपर निर्भर नहीं करता कैथोड रेज जो यहाँ पे डेवलप हो रहा है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे मैंने दो चीज लिखा है, नेचर ऑफ द कैथोड एंड सेकंड इज गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये कैथोड किसी भी चीज का बना हो इनफैक्ट कंडक्टिंग होना चाहिए,
तो कैथोड चाहे आयरन का बना हो, चाहे कॉपर का बना हो, चाहे एल्यूमिनियम का बना है, कैथोड रेज का जो प्रॉपर्टी था वो मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड मीन्स जिस मटेरियल से आपका इलेक्ट्रोड बना उस पर डिपेंड नहीं कर रहा था। जो कैथोड रे यहाँ पे जनरेट हो रहा था, चाहे वो आपका आयरन था, चाहे वो आपका कॉपर था, चाहे आपका एल्यूमिनियम, इनफैक्ट कोई भी कंडक्टिंग मेटल था, तो जिससे भी वो कैथोड रे निकल रहा था, सभी से वही कैथोड रे निकल रहा था। इनफैक्ट सभी कैथोड रेज का जो प्रॉपर्टी था सेम वही था। दैट शोज दैट कि कैथोड रेज यहाँ पे जो जनरेट हो रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज या उनका जनरेशन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द property or that is independent of the material of your electrodes. And second is the gas in discharge tube. So already I said that the experiment was being conducted at low pressure. ठीक है, तो since it was conducted at low pressure therefore यहाँ पे गैस को चेंज करके भी देखा गया, मीन्स एक बार हीलियम देखा यूज करके देखा गया, फिर बाद में दूसरी गैस भी यूज की गई, तो बार बार यही ऑब्जर्वेशन मिला, जितने भी प्रॉपर्टीज थे, मीन्स चाहे वो हीलियम के केस में जो कैथोड रे निकला, चाहे आपका ऑक्सीजन के केस में जो निकला, नाइट्रोजन के केस में, तो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हमने यूज करके कैथोड रेज को प्रोड्यूस किया, सारे के सारे कैथोड रेज का प्रॉपर्टी सेम था। इनफैक्ट दैट शोज इनडायरेक्टली कि कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द गैस नेचर और दैट इज एन इंडिपेंडेंट ऑफ द gas which is being used here. ठीक है, so again I am just revising once again. Cathode rays are basically the negatively charged rays that are being generated from the cathode and they used to move towards the anode. So there I have written six important properties of the cathode rays. And one more thing, cathode rays, or I should say that led to ultimately to the discovery of electron. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन में बाई यू कैन से हियर द थर्ड एंड फोर्थ, मीन्स फोर्थ आपको ये बताया, फोर्थ प्रॉपर्टी आपको ये बताता है कि जो रेज यहाँ पे निकल रहे हैं उनका वो दैट इज दोज रेज आर मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स एंड इनफैक्ट स्मॉल पार्टिकल से मिल करके बना है, तभी उसके पास क्या है, मास है। एंड सेकेंडली जो थर्ड प्रॉपर्टी वो क्या बता रहा है आपका, अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, अगर ये कैथोड रेज जो कैथोड से निकल रहा है ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्ब हो जा रहा है, या फिर यू कैन से दैट अपना पाथ बदल दे रहा है, दैट सिंपली सेज दैट ये कैथोड रेज के पास क्या है, खुद का अपना एक पर्टिकुलर चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में उसको डेविएट कर दे रहा है। ठीक है, सो टुडे